फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की थर्ड एक्टिविटी है जिसके अंदर हम बेसिकली चेंजेस शो करते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हुए हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ओनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या जो बोरिंग्स करी हुई हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, जैसे कि ओनर्स की बात करें तो ओनर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया होता है वो शेयर्स के थ्रू किया होता है। वो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। और बोरिंग्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट आ जाता है, टर्म लोन्स आ जाते हैं या बैंक से बोरिंग्स हो जाती हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये याद रखने की बात है कि एक करंट के अंदर जो हेडिंग होती है वो बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होता है, हम चेंजेस शो करते हैं। बड़े तौर पर अगर हम याद रखें तो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स और बोरिंग्स के जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखिए, अगर हम शेयर इश्यू कर रहे हैं तो पैसे आ रहे होंगे, वो इनफ्लो होगा। अब अगर हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे होंगे, वो इनफ्लो होगा। हम लोन ले रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे होंगे, वो भी इनफ्लो होगा। इसके विपरीत अगर हम लोन्स का पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पैसे जा रहे होंगे, वो आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा। तो यहाँ पर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये शो करते हैं कि जो फाइनेंसेस के सोर्सेज हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। फाइनेंसेस के सोर्सेज क्या हैं जिससे बिजनेस चल रहा है, वो कौन सा है, जो ओनर्स ने पैसा दिया हुआ है या जो बोरो किया हुआ है। तो ये पार्ट यहाँ पर बेसिकली हम शो करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है तो प्रीमियम भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। वो प्रीमियम से जो पैसे मिल रहे हैं वो भी हमको यहाँ पर शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हमें अंडर राइटिंग कमीशन कभी कभी कैश में देनी होती है। अगर कैश में अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहे हैं तो उसको भी हमने यहीं पे रिकॉर्ड करना है। तो चलिए अब हम इसमें शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और याद करा दूं कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो बड़े तौर पर आपको याद रखना है शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के जो हैं उसमें शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ पर आने। इसके अलावा देखिए, अगर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं इन बोरिंग्स के ऊपर या शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड्स पे करते हैं तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। अब कुल मिला के अगर हम बड़े तौर पर फाइनली अपने याद रखने के लिए बात समझें तो शेयर, डिबेंचर, लोन्स और उनके जो पेमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स या डिविडेंड्स की पेमेंट, वो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करनी होती है। धीरे धीरे चीजों को हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। पहले इनिशियली आप इतनी बात याद रखें शुरू की प्रॉब्लम्स के लिए कि हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस हैं उसमें जो इनफ्लो हो रहे हैं या जो आउटफ्लो हो रहे हैं उनको हमने यहाँ रिकॉर्ड करना है। साथ के साथ इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनकी कॉस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे या जो हम इसके ऊपर डिविडेंड्स जो पे करेंगे वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो मैं चल रहा हूँ आपके साथ और प्रैक्टिकली क्वेश्चन शुरू करते हैं और बाकी जो है बीच बीच में हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक्सटेंशन के। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। केवल यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट को हमें शो करना है, बाकी कंप्लीट क्वेश्चन अगली वाली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो पहले 9 लाख था, अब वो हो गया 10 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,50,000 था, अब हो गया 2,60,000। यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यानी कि प्रीमियम बढ़ गया है। और प्रीमियम अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब जब शेयर इश्यू किए गए होंगे तो इसमें प्रीमियम भी मिला होगा। और साथ के साथ फिर 12% डिबेंचर्स को देखते हैं तो 1,50,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो रह गए केवल 1 लाख रुपीज के, यानी कि 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की जो इंटरेस्ट हमने पे करी। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर रिकॉर्ड कौन सी चीजों को लाना होता है, जो शेयर कैपिटल के अंदर शेयर से रिलेटेड चीजें हैं और साथ के साथ दूसरा जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात है वो पूरी
पूरी लेनी होती है, उसकी जो इंटरेस्ट पे करनी है वो भी हमें यहाँ पे लिखनी होती है। साथ के साथ अगर कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो उसके पार्ट को भी यहीं पे ही इफेक्ट दिया जाता है। मैं आपको एक बात और ऐड ऑन कर दूं कि कुछ पुरानी बुक्स में बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो अब नहीं चलता। बैंक ओवरड्राफ्ट के पिछले 5 साल के अंदर 3 तरह के ट्रीटमेंट्स में चेंजेस हुए, तो हमें अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ में डील करके चलना है। पहले के 2 अलग ट्रीटमेंट थे जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अब हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अब सिलेबस में उस तरह से नहीं कहा गया, सीबीएसई ने उसमें चेंज किया है और आईसी। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ और पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग, जैसे कि पहले लिखते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करी। अब इसके बाद हम अब शुरू कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी कर रखी है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब रुपयों का आना और आउटफ्लो का मतलब रुपयों का जाना। मैं एक बात और बता दूं कि एक्चुअली मैं बहुत कम जगह पर इनफ्लो आउटफ्लो लिखा जाता है, शायद ही एक आध बुक्स में लिखा हुआ मिले, जनरल वे में स्कूल में भी नहीं बताया जाता। तो आप चाहें तो इनफ्लो आउटफ्लो ना लिखें, आप अपने आप समझ के भी कर सकते हैं। एक तरफ आने का लिख दें और एक तरफ जाने का ट्रांजैक्शन लिख दें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आपको इजी होगा। अब आप देखिए कि आपने यहाँ पर शेयर जो है इश्यू किए थे, तो इससे पैसे हमारे पास आए होंगे। अगर हमारे पास पैसे आए होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनफ्लो में इश्यू ऑफ शेयर्स, और अगर कैटेगरी दी हुई है तो इक्विटी शेयर्स लिख दीजिए या प्रेफरेंस शेयर्स लिख दीजिए। अच्छी बात होगी अगर आप कैटेगरी वाइज मेंशन करते हुए चलें। हम लोगों ने 1 लाख रुपीस के शेयर इश्यू किए हैं और इससे पैसे आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहले 9 लाख के होते थे, अब वो 10 लाख के हो गए हैं। तो यहाँ पर चेंजेस आप देखिए कितने हुए, 1 लाख के, तो इसके अलावा 1 लाख रुपीस के शेयर इश्यू किए गए और लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स, तो हमें बेटर रहता है कि इक्विटी शेयर वहां पर मेंशन करना चाहिए। साथ के साथ देखिए प्रीमियम हमारा बढ़ गया है। अगर प्रीमियम बढ़ गया है तो इसका अलावा वो शेयर इश्यू करने पे प्रीमियम मिला होगा। प्रीमियम घटने पे जो है वो सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे घटने का प्रीमियम के बारे में वो बात करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के रूल्स के अनुसार उस प्रीमियम को यूज करने का यूजेज आ जाएगा। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, पर हम जब सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे लास्ट में इसमें हम डिस्कशन पे जाएंगे और ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा। फिर भी आपको नॉलेज के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास में उसकी डिटेल्स डिस्कशन में आएंगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हमें पैसे मिल रहे हैं और ये आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा आपके लेवल पे के हिसाब से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आप लिख सकते हैं। और एक और वे भी हो सकता है आपके पास कि आप इसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम और 1,10,000 को एक साथ लिख दें। इन दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो कि इश्यू किया हमने शेयर्स को और प्रीमियम पे, और 1 लाख और वो 10,000 मिला के एक साथ 1,10,000 लिख दिया। तो बात वही है कि 1,10,000 आपने दिखाना है। फिर आगे चलते हैं, जो डिबेंचर्स हैं ये 1,50,000 से हो गए हैं 1 लाख रुपीस के, यानी कि हमने डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया। और डिबेंचर्स का जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, वापस कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए रिडम्पशन वर्ड यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इनका हमने पैसा वापस कर दिया है 50,000 रुपीस। देखिए इस जगह पर आपको डिविडेंड्स अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो फाइनेंसर्स आए थे उनके ऊपर ही वो पैसा, जो उसकी जो कॉस्ट पे करी जा रही है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पर डिविडेंड्स की बात तो नहीं करी है, पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि 18,000 रुपीज की इंटरेस्ट पे करी गई है डिबेंचर्स के ऊपर। अगर 18,000 रुपीज की इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर पे करी गई है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और इसमें पे करी गई है तो रुपए गए होंगे। तो हम यहाँ पर रुपए गए हैं, इसलिए हम आउटफ्लो में लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और हमारे पास से रुपए गए हैं 18,000 रुपीज। अब देखिए टोटल कितने पैसे आपके पास आए हैं। मेन कॉलम में हम लोग लिख दे रहे हैं कि 1,10,000 रुपीज हमारे पास इनफ्लो हुआ, और यहाँ पर 68,000 रुपीज हमारे पास से चले भी गए हैं। जब हमारे पास से चले गए हैं तो इसके फिगर को हम
ब्रैकेट में शो करेंगे। ब्रैकेट का मतलब या तो डिक्रीज होता है या आउटगोइंग शो करता है या डिडक्शन शो करता है। तो 68,000 चला गया और आपके पास जो है 42,000 रुपीज जो है वो प्लस हो गए। अब चूंकि प्लस हो गए तो हमारा आंसर यहां पर होगा कैश जनरेटेड। कैश इतना मिला हमें और किससे मिला? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों ने अभी किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हेडिंग लिख दूं मैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें भी मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं। आप इनफ्लो आउटफ्लो आप चाहे तो ना लिखिएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इनफ्लो लिख दिया मैंने और इधर नीचे लिख देता हूं मैं आउटफ्लो। कुछ इनफ्लो होगा, कुछ आउटफ्लो होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 4 लाख था, अब 5,25,000 हो गया, यानी कि हमने शेयर इशू किए। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50,000 का था, अब 4 लाख का हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन करते हैं, जैसे हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं वैसे प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन करते हैं। इक्विटी शेयर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर अगर हम ऐसा कर देंगे तो ओनर्स ही खत्म हो जाएंगे, ओनर्स को नहीं हटा सकते। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर बाय बैक का प्रोविजन होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शेयर्स के चैप्टर में, फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बाय बैक में क्या होता है कि हम कुछ शेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से वापस बाय बैक कर देते हैं। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर होता भी तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस वाली बात या कुछ अलग बात नहीं है, समझने की बात है कि उतना पैसा उसमें चला गया होगा। फिर देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से 2,25,000 हो गए, यानी कि जब उन्होंने शेयर्स इश्यू किए होंगे तो प्रीमियम पे इश्यू किए गए होंगे, और प्रीमियम पे इश्यू किए होंगे तो प्रीमियम बढ़ा है। इसके अलावा डिबेंचर्स में भी अगर इश्यू किए होंगे तो उसमें भी प्रीमियम लिया होगा, तो वो भी यहीं पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही आया होगा। यानी कि शेयर डिबेंचर के इश्यू करने पे अगर प्रीमियम मिलता है तो वो इंक्रीज यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ा है, यानी कि आपने शेयर्स या डिबेंचर्स के ऊपर प्रीमियम लिया है इश्यू करते समय। 12% डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख हो गए, ये भी इश्यू किए गए हैं, तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। और एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या दी हुई है कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि इस साल के आखिरी दिन में, जिस दिन हम बना रहे हैं आज के दिन में, क्लोज करते समय इन्होंने इक्विटी शेयर को इशू किया। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड एट द रेट ऑफ 15%, और बीच में ही इन्होंने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया था इक्विटी शेयर्स के ऊपर 15%। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम का एक आंसर भी है यहाँ पर, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर 15% कैलकुलेशन करनी है, डिविडेंड की 15% की कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे आगे प्रॉब्लम जो फंसती है वो ये फंसती है कि हम भाई शुरू में इक्विटी शेयर्स 4 लाख के हैं और आखिरी में 5,25,000 के हैं, तो 4 लाख के ऊपर हम 15% डिविडेंड पे करें कि 5,25,000 के ऊपर पे करें। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू किए गए हैं इस साल के आखिरी दिन में, यानी कि आज। तो आज अगर इशू किए गए हैं तो साल भर जो इक्विटी शेयर्स चले आ रहे थे वो पूरे 4 लाख के थे, यानी कि अगर हम मतलब समझें तो शुरू से 4 लाख के इक्विटी शेयर इशूड थे, 4 लाख ही चले आ रहा था, और आज 1,25,000 के शेयर और इशू कर दिए गए हैं, तो 5,25,000 हो गया आज क्लोजिंग डेट को।
तो अब देखिए जो आज इक्विटी शेयर्स हैं उनको आज के आज तो डिविडेंड मिल नहीं सकता, और इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है, बीच में दिया जाता है। तो इससे हमें ये एक हिंट मिल गई, ये पता चल गया कि जो डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करनी है, यानी कि 4 लाख के ऊपर कैलकुलेट करनी है। उन्होंने पिछले वाले पॉइंट में बताया कि डिविडेंड इक्विटी शेयर्स जो हैं वो 31 मार्च को इशू की और 2020 में इशू किए। तो भाई जो आज के दिन में अभी इशू हो रहे हैं उनको कहां से डिविडेंड मिल जाएगा, उनको तो मिलेगा डिविडेंड पर अगली बार से मिलेगा। और इंटरिम डिविडेंड तो बीच की स्टेज की बात है, तो उस समय तो वो शेयर होल्डर रहे ही नहीं होंगे नए वाले, तो उनको थोड़ी ना डिविडेंड दिया जाएगा। तो 4 लाख के ऊपर आपने डिविडेंड कैलकुलेट करना है। फिर वो कहते हैं जी प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया गया है वो यानी कि जब उनको पैसे लौटाए गए हैं, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स पहले कितने के थे, 5,50,000 के, अब कितने के हो गए, 4 लाख के। इनका 1,50,000 वापस किया गया है। तो इनको जब ये वापस किया गया है तो ये पैसा कब वापस किया गया है, ये वापस किया गया है 31 मार्च 2020 को। तो फिर यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम का उन्होंने इनडायरेक्टली सॉल्यूशन दिया कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी आपको डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, एक बात आपको याद भी रखनी है कि अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दे रहे हैं तो और प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं तो बिना कहे हुए प्रेफरेंस शेयर्स वालों को तो डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। क्यों, उनके नाम में ही प्रेफरेंस है, उनको इसी चीज की तो प्रेफरेंस है, पहले उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर कैपिटल लौटाना होगा तो पहले उनका कैपिटल लौटाया जाएगा, तो उनको तो डिविडेंड दिया ही गया होगा। अब अगर उनको भी डिविडेंड दिया गया होगा तो कितना डिविडेंड दिया गया होगा, ये उसके साथ में परसेंटेज मेंशन करी गई होती है। देखिए लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 10% का डिविडेंड दिया गया होगा। अब फिर वही प्रॉब्लम आती है कि भाई 550 के ऊपर देना है कि 4 लाख के ऊपर देना है। तो उन्होंने बोला जो हमने वापस किए हैं 1,50,000 वो हमने वापस करे हैं आखिरी दिन में, आज के दिन में। तो यानी कि पूरे साल सब उनका प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा हम यूज करते रहे और आज क्लोजिंग डेट के दिन हमने उनका रिडम्पशन करके उनके 1,50,000 वापस कर दिए। तो भाई जब हमने पूरे शुरू से उनके पूरे साल पैसे यूज किए हैं तो उनको भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो डिविडेंड देना होगा वो 5,50,000 के ऊपर डिविडेंड देना होगा। अब फिर से मैं एक बार बात बता दूं कि देखिए 4 लाख के डिविडेंड 4 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो अभी हैं, शुरू में 5,50,000 थे। तो डिविडेंड पे करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपने किसका पैसा कितने समय तक यूज किया है। शुरू से 5,50,000 पूरा चले आ रहा था 550, तो आखिरी दिन में आपने क्या किया, उनका 1,50,000 वापस किया। तो जब पूरे साल आपने 5,50,000 यूज किया तो उनको भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। और आज के दिन वो जा रहे हैं तो आखिरी दिन जा रहे हैं तो आखिरी दिन वो अपना डिविडेंड लेके जाएंगे। तो यानी कि हमें जो 4 लाख के मौजूद हैं उनको तो डिविडेंड देना ही देना है, और जो 1,50,000 के जो रिडीम कर दिए गए उनको भी डिविडेंड देना है, क्योंकि हमने उनका पैसा पूरे साल यूज किया है। तो 5,50,000 के ऊपर डिविडेंड आप कैलकुलेट करो। फिर 4th पॉइंट में वो कहते हैं जी 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। जो डिबेंचर्स हैं, जो नए डिबेंचर इश्यू किए गए हैं वो 31 मार्च 2020 को इश्यू किए गए हैं। अब देखिए डिबेंचर्स के लिए शुरू में 3 लाख के थे, अभी वो 4 लाख के हैं, 1 लाख रुपए के बढ़ गए। उनको कब इश्यू किया, आज के दिन में इश्यू किया है। शुरू से कितना पैसा आप कितने डिबेंचर इश्यू किए हुए थे, 3 लाख। तो 3 लाख चले आ रहे थे और आखिरी दिन में, आज के दिन में आपने 1 लाख के डिबेंचर और इश्यू कर दिए। तो जो आज इश्यू किए गए हैं 1 लाख के, उनको आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, जिसका पैसा आपने यूज किया। आपने 3 लाख के डिबेंचर शुरू में इश्यू किए हुए थे, उसी डिबेंचर्स के पैसे को आप यूज करते गए। आज 1 लाख के आज के दिन बढ़ रहे, क्लोजिंग डेट के दिन, तो वो आज ही आए हैं, आज इश्यू किए गए, इसलिए उनको भी हम डिविडेंड्स इंटरेस्ट उनको हम नहीं पे करेंगे। तो चलिए अब हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि भाई कितने के इक्विटी शेयर इश्यू किए गए थे। तो इक्विटी शेयर इश्यू किए गए थे आपके 1,25,000 के। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और इसका अमाउंट लिख दे रहे हैं हम 1,25,000। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,25,000।
इसके बाद हमने फिर आगे क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो रिडीम कर दिए थे, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा हमने वापस कर दिया था। 5,50,000 के थे, अब 4 लाख के हैं, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000 रुपीज। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देखिए 1 लाख से 2,25,000 हो गया, तो इससे पैसा आया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पैसा आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से आपके पास पैसे कितने आए हैं, 1 से 225 हो गया, यानी कि 1,25,000। इसके बाद आप देखिए डिबेंचर्स आपने इश्यू किए हैं, तो 3 लाख के थे, अब वो 4 लाख के हो गए, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और 1 लाख रुपीस। फिर इसके बाद से हम चलते हैं आगे एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि जो है इंटरिम डिविडेंड पे किया गया था, और इंटरिम डिविडेंड जो पेड है वो 15% पे किया गया है। तो देखिए आपको याद करा दूं, मैंने भी पहले भी डिस्कशन में लेके आया था, मैं फिर से बता दूं कि इंटरिम डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स का जो 15% कैलकुलेट करना है वो इस 4 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा। 4 लाख के ऊपर क्यों कैलकुलेट होगा, क्योंकि भाई जो नए वाले इक्विटी शेयर्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आज की डेट में इश्यू किए गए हैं, तो यहाँ पर 4 लाख के ऊपर हम 15% डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके आ गए 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है, ये हम यहाँ पे शो करेंगे, इंटरिम डिविडेंड और 60,000। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड्स पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड्स दिए होंगे, क्योंकि उनके नाम में ही प्रेफरेंस जुड़ा है। प्रेफरेंस ऑन कोई सी चीज की तो प्रेफरेंस है, डिविडेंड्स की प्रेफरेंस है, कैपिटल रिटर्निंग के समय में डिफरेंस है। तो आइए अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट करें। तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट करना है हमने, और अब फिर वही बात फिर से समझनी पड़, याद करा देता हूं मैं कि 550 के ऊपर कैलकुलेट करा जाए या भाई आप इसके ऊपर 4 लाख के ऊपर। तो देखिए 5,50,000 रुपीज के डिविडेंड कैलकुलेट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1,50,000 जो वापस किए हैं, जो हमने रिडम्पशन किया है, वो क्लोजिंग डेट को रिडम्पशन किया है। तो शुरू से हम पैसा 5,50,000 यूज करते रहे, पूरे साल 5,50,000 यूज किया, आखिरी दिन में 1,50,000 वापस किया। तो जो 4 लाख के आज बचे हैं उनको तो डिविडेंड देना ही देना है, और जो 1,50,000 का आज रिडम्पशन किया है तो वो भी अपना डिविडेंड लेके जाएंगे। तो 5,50,000 का अमाउंट है, और इनके साथ में 10% नाम के साथ जुड़ा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि 10% का इनको डिविडेंड दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड यहाँ पर हम देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो जाएगा 55,000। कैसे 55,000? 5,50,000 का 10%, यानी कि 1 0 उसमें से हम कम करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि 12% डिबेंचर्स जो थे, ये डिबेंचर्स का नाम 12% क्या शो करता है कि 12% के इंटरेस्ट उनको देनी है। अब 12% के इंटरेस्ट हमने देनी है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स और साथ में उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स के पेमेंट को यहाँ लिखते हैं हम। तो 12% का जो हमने जो अमाउंट पे करना है, उसके लिए फिर वही प्रश्न उठता है कि 3 लाख के ऊपर दें, 3 लाख के ऊपर या 4 लाख के ऊपर। 3 लाख बिगिनिंग का फिगर है, 4 लाख एंड का। तो देखिए उन्होंने बताया कि डिबेंचर जो इश्यू किए गए हैं 1 लाख के, वो 31 मार्च को, यानी कि शुरू से 3 लाख पूरे साल चलते आ रहा था, और आज 1 लाख के नए आए हैं। तो आज जो 1 लाख के नए आए हैं उनको थोड़ी ना हम देंगे भाई, वो तो आज ही आए हैं, उनको इंटरेस्ट मिलेगी अगले साल से। तो हमने पूरे साल के इसका पैसा यूज किया 3 लाख का, तो 3 लाख रुपीस के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे और 12% के रेट से पे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 36,000।
फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सारे पॉइंट्स हमने कर लिए कि नहीं कर लिए। हाँ, अभी थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट और बीच में था, ध्यान देने की बात है कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। और आगे एक बात और कही गई है कि एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस किया था तो उसमें 5% प्रीमियम पे किया था। वापस करते समय उन्होंने 5% ज्यादा पैसा दिया था। तो वापस कितना किया था प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा? 1,50,000। और 1,50,000 के ऊपर उन्होंने क्या किया होगा कि ऊपर से 5% अलग से दिया होगा। तो 5% साथ के साथ अलग से दिया होगा तो कितना होगा? 7,500। तो अब यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट है, जो हमने 1,50,000 लिखा है, इसके ऊपर हम एक साथ भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं कि 7,500 रुपीज का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी दिया। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप चाहें तो एक साथ, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि आप एक साथ तो दोनों फिगर को जोड़ के लिख दें कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम, और पैसा कितना गया? 1,50,000 और 7,500 उसके ऊपर प्रीमियम भी दिया, तो टोटल अमाउंट कितना पे करा गया? 1,57,500। तो ये दोनों अमाउंट को आप अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। बस उसमें क्लैरिफाई आपने करना है कि आपने उसको कैसे पे करा गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई पॉइंट बचा नहीं है, टोटल कर दीजिए। और हम अगर टोटल करते हैं तो इनफ्लो में हमारे पास जो पैसे आए हैं वो आए हैं 1, 2 and 3,50,000 रुपीज हमारे पास आए हैं। और आउटफ्लो में रुपए गए हैं, रुपए कितने गए हैं जोड़ लेते हैं तो 0, 0, 0, ये 5, फिर 8 और हो जाएगा ये 0 और ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास से 3,08,500 रुपीज गए हैं। अगर गए हैं तो हम इसको ब्रैकेट में कर दें। तो आए हमारे पास हैं भाई 3,50,000 और गए हैं 3,08,500 रुपीज। तो 41,500 रुपीज हमारे पास क्या हो गए हैं? वो बढ़ गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस जगह पे कैश जनरेटेड, इतना कैश फ्लो यानी कि कैश जनरेटेड हमारा हो जाएगा 41,500 कैश जनरेटेड। अब चलिए एक दो क्वेश्चन छोड़ करके मैं आगे चलता हूं और बीच के कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आप करिएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। रैंडमली ये सामने 37 खुल गया। चलिए 37 क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे हम और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक कैश हेडिंग लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर भी वैसी हेडिंग आप चाहें तो बना लें, इनफ्लो आउटफ्लो आप चाहें तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख दे रहा हूं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो देखते हैं हुआ क्या क्वेश्चन में। सेवेंथ में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 लाख के थे, अभी हो गए 12 लाख के, यानी कि 2 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर इश्यू किए। और 12% डिबेंचर्स जो हैं वो 1 लाख के थे, अभी 2 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख के और इश्यू किए। ठीक है, फिर कह रहे हैं जी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है, डिविडेंड पेड इन द ईयर इज 50,000, ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को मत करिएगा, फिर भी अब क्वेश्चन शुरू किया है तो मैं इसको करवा ही देता हूँ। तो आपको समझा रहा हूं मैं
कि देखिए यहाँ पर 10 लाख के शेयर्स थे हमारे पास शुरू में और अब शेयर हो गए जी 12 लाख के, यानी कि 2 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए गए। यहाँ पर 5:1 में बोनस शेयर इश्यू किए गए। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे लिए हुए उनको हम शेयर्स इश्यू करते हैं। अब शेयर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन फैक्ट में नहीं होते। असल में क्या होता है कि उनके रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड पड़े होते हैं, उनके प्रॉफिट्स पड़े हुए होते हैं, तो उधर उनको डिविडेंड देने होते हैं। उस डिविडेंड देने की वजह हम क्या करते हैं, उनको उसी से हम उनको बोनस शेयर इश्यू कर देते हैं। बोनस शेयर का मतलब बिना पैसे लिए हुए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमने शेयर इश्यू करने हैं। तो यहाँ पर 5:1 का मतलब क्या है कि जिसके पास पहले 5 शेयर थे उसको 1 शेयर जो है वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो भाई 10 लाख का अगर हम 5:1 पे निकालें तो वो 2 लाख हो गया, और 5 की जगह पे 1 इश्यू कर रहे हैं, यानी कि 1/5 पार्ट इश्यू किया जा रहा है। यानी कि 10 लाख से जो 12 लाख हो गए हैं, तो 10 लाख वालों को 2 लाख रुपए के जो शेयर इश्यू किए गए हैं वो कौन से शेयर इश्यू किए गए होंगे, बोनस शेयर इश्यू किए होंगे। यानी कि ये मार्केट वाला जो जनरल इशू है जो वो वाला इशू नहीं है। यहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या किया है कि 5 जिनके पास थे उनको 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ये मैं फिर से बता दूं कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम डिस्कशन में कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ही पॉइंट समझना है, समझ लेंगे तो अच्छी बात है, आगे पढ़ाई काम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 2 लाख रुपीस के शेयर इश्यू हुए वो हमने बोनस शेयर इश्यू किए। ये बात इससे समझ में आती है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने बोनस शेयर इश्यू किए हैं तो आपको ये भी बात पता होगी कि इससे कैश का इनफ्लो नहीं हुआ होगा, कोई पैसे आए नहीं होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बोनस का मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर, फ्री में दे रहे हैं शेयर। फ्री का मतलब क्या है, उनके ही फंड्स को एडजस्ट करके दिया जा रहा है, रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली नॉन कैश एक्टिविटी है। तो यहाँ पर अगर ये बोनस शेयर नहीं इश्यू किए गए होते तो यहाँ पर 2 लाख रुपए हमारे पास आ रहे होते, पर ये एक एक्सेप्शनल केस है। उन्होंने लास्ट पॉइंट में बताया कि बोनस में शेयर इश्यू, तो हम यहाँ पर 2 लाख रुपए के शेयर इश्यू करेंगे पर उससे हमारे पास कैश नहीं इनफ्लो होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको शो नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं, जो डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं उसको तो हम लिखेंगे। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर से हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं वो लिख दें इनफ्लो में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और इश्यू ऑफ डिबेंचर से आपके पास पैसे आ रहे हैं 1 लाख रुपीस। मैं आपको याद करा दूं कि बोनस वाले में हम पैसे नहीं लेते, बिना पैसे लिए हुए शेयर देते हैं, इसलिए हम वो वाला बोनस वाले से पैसे आए नहीं होंगे, इसलिए इनको मैं नहीं लिख रहे। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट पे करिए और डिविडेंड पे करा है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पे कर रहे थे हम डिबेंचर्स के ऊपर, आगे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। और कितने रुपए की थी ये? थी भाई आपकी 19,000 की, और 50,000 के आपके डिविडेंड्स हैं। तो यहाँ पर आपने कितना अमाउंट पे करा है, आउटफ्लो कितना हुआ, 69,000 चला गया, और यहाँ पर आया कितना है 1 लाख, और नेट रिजल्ट क्या रहा कि आपके पास 31,000 रुपीज बढ़ गए। तो आप आंसर लिखोगे कैश जनरेटेड। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो काफी सारी चीजें हैं और इसके साथ में एडजस्टमेंट्स भी हैं। चलिए, काफी सारी चीजें जब हो जाती हैं तो हमारा उतना ही डाउट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो घट रहे हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व यहाँ पर से मतलब नहीं रखता। अच्छा, एक काम और भी कहा है उन्होंने कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कैलकुलेट करनी है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कैलकुलेट करेंगे, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 एक्टिविटी कैलकुलेट करने की बात कही है। तो
तो सरप्लस भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर नहीं आना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये हमेशा आपको बढ़ते हुए ही पूछा जाएगा, घटते हुए वाले में जो है वो कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 का जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपके लेवल पे वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो पैसे आ रहे होंगे और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको हमने यहीं पे लेना है, इसको भी यहीं लेना है और इसको भी यहीं लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इससे मतलब नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में 8% डिबेंचर्स जो है ये बढ़ रहे हैं यानी कि इश्यू कर रहे हैं, ये यहाँ पर आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बोरिंग्स अगर वर्ड यूज हो गया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बोरिंग्स और बैंक ओवरड्राफ्ट चाहे वो शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, वो हमारा यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ट्रेड पेबल्स ये ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल के पार्ट के कैलकुलेशन में यूज करते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपका ऑपरेटिंग में यूज करते हो, आप पहले पढ़ के हट चुके हो उसको। तो क्या कहते हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल debentures were issued at par on 1st October and repaid on the same date. Dividend on equity shares at the rate of 8% was paid on opening balance, इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेशन रखता है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी थर्ड एक्टिविटी है ये हमारी, मैं थर्ड लिख दे रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये हेडिंग काफी सारे लोग नहीं लिखते हैं, आप चाहें तो ना लिखें चलेगा। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो कम थे, आउटफ्लो ज्यादा है, इसलिए मैंने उसके लिए कम स्पेस छोड़ दी। तो देखिए सबसे पहले तो जो है हमारे पास, अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 11,25,000 का था, अब 13,75,000 का हो गया है, यानी कि 2,50,000 के आपने शेयर इश्यू करे हैं। तो हम यहाँ पर इनफ्लो में लिख दें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसका अमाउंट है भाई 2,50,000। फिर इसके बाद आप अगले वाले पार्ट पे देखते हैं क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स जो थे, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया गया है। 7,50,000 के थे और 7,50,000 के जगह पर रह गए जी 5 लाख के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इतना पैसा हमने वापस कर दिया, तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका अमाउंट भी जो है वो 2,50,000 रुपीज का है। फिर इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, सरप्लस से कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हम लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पैसे आ रहे हैं हमारे पास 25,000 रुपीज। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज में 8% डिवेंचर्स हैं, 3,75,000 के थे, अभी ये हो गए जी 6,50,000 के। तो यानी कि डिवेंचर्स इश्यू करे गए हैं, तो डिवेंचर अगर इश्यू करे गए हैं तो हमें यहाँ पर लिखना होगा भाई पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, 375 और 650 का डिफरेंस निकाल लें तो 2,75,000 रुपीज हमारे पास आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर से पैसे आ रहे हैं हमारे पास और 2,75,000 रुपीज आ रहे हैं।
फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर फिर आप देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है और 1,25,000 से ये 1 लाख का हो गया है, यानी कि हमने रीपे कर दिया है, हमने लोन का पैसा लौटा दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैसे लौटाए हैं, तो वापस करने के लिए रीपेमेंट या रिफंड लिख देते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ किसका लोन था, बैंक लोन था। कितने पैसे वापस कर दिए हमने, उनके 25,000 रुपीज लौटा दिए। क्यों हुआ, कैसे पता चला, क्योंकि भाई 1,25,000 था, अब 1 लाख रह गया, तो 25,000 रुपीज हमने वापस कर दिए इनके। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंज हुआ यहाँ पर। इस जगह पे तो और कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स में। जब हम एडजस्टमेंट में चलते हैं तो उन्होंने बताया कि डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स में पे करे गए हैं और ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पे करे गए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो है कितना था, देखिए ओपनिंग बैलेंस था इक्विटी शेयर्स का 11,25,000। तो 11,25,000 के ऊपर हमने कितने परसेंट डिविडेंड्स दिए, 8%। तो 11,25,000 का 8% कैलकुलेट कर लीजिए। 8%, तो ये हो जाएगा आपका 11,25,000 का 8%। तो ये हो गया भाई आपका जाकर 90,000 रुपीज, 90,000 का अमाउंट हो गया इसका। तो लिख देते हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000 रुपीज। फिर आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। इनकम टैक्स से तो इसका मतलब नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है पार पे और एट द एंड किया है। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमें पता है, आपसे पहले भी मैंने डिस्कशन किया है कि प्रेफरेंस शेयर्स में आपको इस बात पे ध्यान देना होता है कि उनको डिविडेंड देना ही देना है, अगर इक्विटी को दिया है या अगर नहीं भी कहा गया है। तो यहाँ प्रेफरेंस का डिविडेंड की बात नहीं कही है, फिर भी हमने अपने आप देना है क्योंकि उनको इसी चीज की तो प्रेफरेंस है। तो चलते हैं अब हम प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर देखते हैं डिविडेंड देना है। तो 7,50,000 के हैं शुरू में, अभी हो गए हैं 5 लाख के, यानी कि हमने इनको पैसे वापस कर दिए। और डिविडेंड कितना देना है भाई, 5%। अब सवाल ये उठता है कि भाई 5% जो डिविडेंड देना है वो हम ओपनिंग के ऊपर दें कि क्लोजिंग के ऊपर दें। तो इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये जो पैसा हमने वापस किया है, ये हमने कब वापस किया है, उनको वापस किया है एंड में, यानी कि उनके पूरे साल पैसे हम यूज करते रहे। तो पूरे साल अगर आप पैसे यूज करते रहे तो फिर उनको आपको पे करना पड़ेगा डिविडेंड। उन्होंने क्या बताया कि देखिए, फिर से मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये एंड में पे कर रहे हैं उसको पैसा, एंड में पे कर रहे हैं। तो भाई उनका पैसा यूज किया हमने पूरे साल, तो वो अपना इंटरेस्ट जो डिविडेंड है वो लेके जाएंगे। तो 7,50,000 के ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे और 7,50,000 के ऊपर 5% की आप कैलकुलेशन करिए। तो ये 5% आपका कितना हो जाएगा, 7,50,000 का 5% हो जाएगा भाई 37,500। तो हम लिख देंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और ये होगा आपका 37,500। एक और बात जो हमेशा आपको ध्यान देनी है कि कहीं पे भी कोई परसेंटेज अगर लिखा हुआ है तो वो आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि वो एक एडजस्टमेंट है, उतने रुपए की आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है या कुछ उसका डिविडेंड्स का पेमेंट करना है। तो परसेंटेज को जरूर आपने एज एन एडजस्टमेंट डील करना है। अब 8% डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3,75,000 रुपीज के डिबेंचर्स शुरू में थे और नए डिबेंचर और आ गए हैं
उसके बाद से डिबेंचर्स कितने हो गए हैं, 6,50,000 के हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिबेंचर्स का जो पेमेंट है इंटरेस्ट का, वो ओपनिंग पे करें कि क्लोजिंग पे करें। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, आपको क्लियर किया हुआ उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही है कि बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। बैंक लोन के साथ भी यही बात हुई है। अब ये जो ध्यान देने की बात है कि 6,50,000 अभी है, इस समय 650 है, 375 पहले था। तो देखिए शुरू से हम चलते आए 1 अप्रैल 19 से या 31 मार्च 19 से शुरू से चलते आए। इन्होंने क्या कहा कि बीच में 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर कब आता है, अप्रैल के बाद से अगर हम ध्यान दें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब अक्टूबर में अगर इन्होंने इशू किए हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने तक हमने 3,75,000 रुपीज यूज किए। इसके बाद नए डिबेंचर इशू कर दिए गए 2,75,000 के, तो ये 6,50,000 के हो गए। तो आगे शुरू से तो 375 यूज करते आए, फिर 275 और इशू कर दिए, तो आगे 6,50,000 हो गया। यानी कि 6 महीने की ब्याज 3,75,000 के ऊपर होगी और 6 महीने की ब्याज 6,50,000 के ऊपर होगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहां पर आपको लिख के भी समझा देता हूं कि यहां पर जो है शुरू से 3,75,000 रुपीज चले आ रहा था, 375 चले आ रहा था। बीच में अक्टूबर में इन्होंने 2,75,000 के और इशू कर दिए, तो ये कितने हो गए, 6,50,000। तो यहां से 6 मंथ तक हमने 6,50,000 यूज किया और यहां से 6 मंथ तक हमने 3,75,000 यूज किया। तो 6 महीने की जो ब्याज होगी वो 3,75,000 के ऊपर होगी। तो 3,75,000 के ऊपर 8% के रेट से इंटरेस्ट एंड फॉर 6 मंथ। और दूसरी तरफ 6,50,000 के ऊपर 6 महीने की ब्याज होगी 8% के रेट से। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट, कैलकुलेट कर लेते हैं 375 के लिए। तो ये हो गया इधर 15,000 रुपीज और यहाँ पर हो जाएगा आपका 26,000 रुपीज और इस तरीके से टोटल हो गया 41,000 रुपीज। तो 41,000 रुपीज की इंटरेस्ट बनी। तो हम आगे आउटफ्लो में लिख देते हैं, इतना पेमेंट हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 41,000। इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। देखिए बैंक लोन के लिए भी सेम यही बात उसने कही कि इसी तरह से अक्टूबर में बैंक लोन भी वापस किया। तो बैंक लोन के लिए आपको याद होगा कि शुरू में जो बैंक लोन का अमाउंट था वो था 1,25,000 रुपीज का, फिर आपने 25,000 लौटा दिए तो वो हो गया जी 1 लाख रुपीज का। तो यानी कि शुरू से 1,25,000 के ऊपर ब्याज चली आएगी, 8% इसका भी रेट है और 6 महीने इसके भी होते हैं। फिर आपने 25,000 रुपीज वापस कर दिए तो 1 लाख के ऊपर फिर 8% के रेट से 6 महीने की ब्याज इधर हो जाएगी। तो इसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये अमाउंट हो जा रहा है आपका 5,000 रुपीज, ये वाला अमाउंट हो जा रहा है आपका 4,000 रुपीज और टोटल अमाउंट हो जा रहा है आपका 9,000 रुपीज। तो यानी कि आपने इंटरेस्ट पे करी है 9,000 बैंक लोन के ऊपर। अब टोटल अमाउंट आया कितना ये हम जोड़ लेते हैं। टोटल हमारे पास 250 एंड 275 तो आए हैं भाई 5,50,000 रुपीज आए और इतने रुपए हमारे पास से चले गए जिसको हम आउटफ्लो कहते हैं। तो 2,50,000 प्लस 25,000 प्लस 90,000
प्लस 37,500 प्लस 41,000 प्लस 9,000, तो ये हो जा रहा है आपका 4,52,500 रुपीज। और इस तरीके से हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 97,500 रुपीज। और ये हमारे पास जो होगा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा।